अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी इजलास के हवाले से करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा अल्फाज जो उनको अदा नहीं करने चाहिए थे, उसके पीछे वजूहात क्या थी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शहरियार आफरीदी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है या फिर कोई और वजूहात हैं, कोई और मसाइल हैं जिसकी बिना पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान, मुजम्मिल साहब, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का ये जो इजलास है ना, ये बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे हुआ है दो बातों के हिसाब से। एक तो अब सवात के वाक़े को ज़हन में रखें, उससे पहले उसके अलावा सरगोदा में वैसा वाक़या हुआ और एक तसलसल से ये मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए और जो हजूम और ये बिल्कुल इसको भी हम टेररिज्म ही समझते हैं। और मेरे ख्याल में जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि दहशतगर्दी की जंग में सूबे अपना किरदार अदा करें, एनएफसी से आपको पैसे मिल रहे हैं, मेरे ख्याल है वो उनका ज़्यादा इशारा ये मॉब लिंचिंग वाले वाक़यात की तरफ था कि ये सूबे इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर पे अपना किरदार अदा करें जी। फिर जो चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से भी आज इस एक्शन प्लान जो एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े अहम फैसले हुए हैं। चूँकि चाइनीज़ मिनिस्टर यहाँ थे, उस मौके पर ये किया गया है। वो मिले हैं आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को इकट्ठे, कल सारी सियासी जमातों को। तो मेरे ख्याल में उनको इन कॉन्फिडेंस लेने के लिए आज कुछ फैसले वो भी हुए गए हैं, वो भी एलामिया में सामने आ जाएंगे। तो एक जो पाक अफ़गान बॉर्डर पे भी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है जी। दीर के जो बॉर्डर है, दीर का, वहाँ से टीटीपी के लोगों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की है, उसको रोका गया है। और उस पे भी, उसके अलावा आज आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक मसीही जो की शहादत हुई, उसके लिए चर्च में जो फ्यूनरल थे वहाँ पर गए और मुझे बहुत अच्छा सीन लगा कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने उसके कफन को कंधा दिया हुआ था चर्च में। तो मेरे ख्याल में जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जो मॉब लिंचिंग है और जो चाइनीज़ सिक्योरिटी है, ये तीन जो टॉपिक्स थे इसके ऊपर आज जो है और सूबों को कहा गया है कि आप अपना किरदार अदा करें। और उसके अलावा वो वैसे एक अजीब बात कर दी उमर यूब साहब ने, चाइनीज इंटेलिजेंस की नाकामी, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 6 में से 5 वाक़यात तो इमरान खान के दौर में हुए हैं जी। इस मौजूदा हुकूमत के दौर में एक वाक़या हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर उस दौर की नाकामी है इंटेलिजेंस की जो इमरान खान साहब के, उन्होंने तब तो आपने नहीं कहा, आप वज़ीर भी थे कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। वो तो ठीक जवाब आ गया कि 5 तो इमरान खान के दौर में हुए हैं जिसकी कीमत हम आज अदा करें, लेकिन किसी भी दौर में हुए होने नहीं चाहिए थे। और जो एपेक्स कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान का इजलास था, ये बहुत अहम था। और मैं समझता हूँ ये मॉब लिंचिंग पे, सवात, सरगोदा जैसे वाक़यात हैं और जो तंजीमें इनके पीछे हैं, जो मस्जिदों में ऐलान होते हैं, जो ख़ास है एक ऐलान के पीछे तमाम मस्जिदों का जो गैर कानूनी इस्तेमाल है और आप मस्जिदों से फसाद के ऐलानात तो नहीं कर सकते, आप मस्जिदों से मॉब लिंचिंग के ऐलानात नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आज न जो सूबों को कहा गया है, जो बात हो रही थी कि सूबे किरदार अदा करें, मेरे ख्याल में वो आपको नीचे अब प्रोविंशियल एपेक्स कमेटियों के इजलास और ये सारा कुछ नज़र आने लग जाएगा और वो हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये अच्छा है, चाइनीज़ के होते होते हमने चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े फैसले किए हैं और वो भी किए हैं। अब मसला ये है मुजम्मिल साहब के तरीके इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। शेर अफजल मरवत का केस हमारे सामने हो या अब शहरियार आफरीदी साहब भी, उनके हवाले से भी अब हमें अपडेट्स ये आ रही हैं कि वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उन्होंने जो कहा वो सुनवा दें पहले अपने नाज़रीन को। क्या कह रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब? असम्बली फ्लोर पर आपको सुनाते हैं। रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी मुझे सुना जाए, शायद ये आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। सर ये सूरत हाल है और इशारे इस तरफ मिल रहे हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफ। मुझे लगता है वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब देखना, शहरियार अफरीदी साहब के गंडापुर से इख्तिलाफात हैं, बैरिस्टर गौहर और उमर यूब से इख्तिलाफात हैं। किन रीजंस की? काफ़ी चीज़ों के। वो समझते हैं कि उनको जो उनकी कुर्बानियाँ हैं 9 मई, देखिए शंदाना गुलजार को भी इख्तिलाफात हैं। हाँ जी, उन्होंने तो खामोशी इख्तियार कर ली, अब कर लिया है। तो वो शेर अफजल मरवत के आउट होने पर भी ये सब लोग खुश नहीं थे। और ये पार्टी में जो डिवीजन है वो बहुत बढ़ती जा रही है और केपी के अंदर डिवीजन है, ये डिवीजन पंजाब में नहीं है। वकला की शमूलियत के बाद नहीं, मेरे ख्याल में गंडापुर साहब की हैंडलिंग, देखें गंडापुर साहब का एक जो इमेज है
वो हुकूमत से लड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, वो पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं। आपने गुंडा बना दिया ना उनको। है तो गुंडा इमेज उनका, मैं गलत बात नहीं कर रहा, है तो गुंडा इमेज गंडापुर साहब का। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो पार्टी के अंदर वो लोगों के साथ देखिए ना, एक बदतमीजी वो वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं, सियासी मुखालफिन से कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। एक बदतमीजी जो है वो एक बदतमीजी वो जो पार्टी के अंदर कर रहे हैं। मेरा मतलब है जो पार्टी के लोग उनसे नाराज हैं, इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में, और ये बड़ा लॉस है तहरीक इंसाफ का। इस इजी नहीं, मेरे ख्याल में उनको मनाना चाहिए अगर वो इस तरह इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। ये लॉस है उनके। देखिए जी, शहरियार अफरीदी पर तो अदलिया की जंग हो गई फौज के साथ जी, और शानदाना गुजार पर इनकी रिहाई तो असल मसला था। ये GHQ पे हमले के लिए इनकी वीडियो मौजूद है कि तब GHQ चलें और ये और वो, और इन्होंने ये आज अपना वो कौमी असम्बली में बता रहे थे कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन वो वीडियो भी तो होनी चाहिए ना कि चलें चलें आज GHQ पे हमला करना है, वो भी तो यही कह रहे थे ना। और पिछले दिनों फिर इन्होंने कहा कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे, GHQ से बात करेंगे, वो इनकी बात को भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई गई। तो मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी साहब काफ़ी नाउमीद और काफ़ी डिजेक्टेड थे। लेकिन इस बार वो कोई फ़ौज से नाउमीद नहीं है, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से नाउमीद नहीं है, उन्हें कोई हुक्मरान जमात से गिला नहीं है, उनके गिले अपनी जमात के साथ हैं। ये PTI के अंदरूनी मामलात हैं, उन्हें गिला है तो गंडापुर साहब से है, अली अमीन गंडापुर साहब से है, उन्हें गिला है तो उमर अयूब से है, बैरिस्टर गौहर से है कि उनको पार्टी में वो पोजीशन नहीं दी। इससे पहले आजम सवाती साहब भी आपको पता है कोर कमेटी से अलहदा हो चुके हैं जी, और उन्होंने भी इख्तलाफात की वजह जाहिर है लीडर जेल में है और सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है, जो उनकी जगह है कि असल बात नहीं कन्वे हो पा रही। अलीमा खान का ट्वीट इस हवाले से सामने था कि वो शेर अफजल खान के हवाले से एक बड़ी सख्त पार्टी में डिवीजन हमें नजर आ रही है कि लोग नाराज हैं और बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हैं वो पार्टी को होल्ड करने की पोजीशन में नहीं है। मतलब उनका काम है इमरान खान की जगह सबको लेकर चलना, और अगर लोग उनसे ही नाराज होकर अलहदा होते जा रहे हैं तो फिर तो वो कोई इतनी अच्छी बात मतलब साहब आपका ही एनालिसिस है कि अब तहरीक इंसाफ की सियासत एक नया मोड़ जो है, नया रुख, और बुशरा बीबी जो है वो बाहर आएंगी और उनका जेल से उनकी रिहाई और उसके बाद तहरीक इंसाफ की भागदौड़ संभालेंगी बुशरा बीबी। हाँ, ये होगा। आगे नए मोड़ पर आ चुकी है इस टाइम। मेरे ख्याल में आगे जो PTI की क़यादत है, ये बुशरा बीबी की तो इद्दत केस के बाद रिहाई हो जाएगी मुझे लगता है। तो शायद इमरान खान की ना हो और केसेस हैं, क्योंकि बुशरा बीबी पर 9 मई का भी कोई केस नहीं है शायद। पहले भी इस तरह की खबरें थी कि अलीमा खान में भी और बुशरा बीबी में भी एक जंग अलीमा खान की नाराजगी तो आजकल उनके ट्वीट से नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया था कि नहीं। अलीमा खान की नाराजगी तो उनके ट्वीट से नजर आ रही है। और अगर आपने तो बुशरा बीबी की अगर रिहाई के बाद जी, तो वो उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा PTI की क़यादत में। और सारा खान साहब की स्टेटमेंट फिर भी बड़ी मैटर करती है। उन्होंने पहले भी जब चेयरमैनशिप की बात थी तो उन्होंने कहा था नहीं होगा, लेकिन आप देखिए ना, ट्राई कर लिया आपने, पार्टी की सिचुएशन भी तो देख ली, अलीमा खान बने, लेकिन आपने ट्राई तो कर लिया ना। चेयरमैन ना भी बने तो, लेकिन अगर फैसले उनके चलेंगे, अब कई इतने साल नवाज शरीफ कुछ भी नहीं थे, फैसले उनके चलते थे। कुछ होना जरूरी तो नहीं, इस वक्त इमरान खान कुछ भी नहीं है, फैसले उनके चलते हैं। अगर बुशरा बीबी के फैसले चलने लग गए तो फिर तो मेरा मतलब और इख्तलाफात हो जाएंगे। पार्टी का तो ये हाल ही नहीं रहेगा, या रियासत ये चाहती है। आपका इशारा ये है कि रियासत ये चाहती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बुशरा बीबी की बहुत खिदमत है सियासत में, और वो देखें ना जेल काट रही हैं इस वक्त, अडियाला जेल में है, उनकी खिदमत है। तो अगर वो उन्होंने अपनी एक तर्जुमान भी रखी हुई है मिसाल यूसुफजई को, अब अगर आप सियासत नहीं करनी तो आप अपना तर्जुमान क्यों रखते हैं। फिर उनकी बहन ट्विटर पे बहुत एक्टिव है अपनी बहन के लिए, तो मरियम भट्टू, तो लिहाजा मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में उनका आगे पॉलिटिकल रोल तो नज़र आता है। लेकिन बहरहाल शहरियार अफरीदी साहब का जाना कोई इतना पॉजिटिव नहीं है पॉलिटिक्स में, और मेरे ख्याल में PTI को अपने अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पाना चाहिए। और बाकी जो आज कौमी असम्बली में हुआ है वो भी अच्छा नहीं हुआ, आपने उसका जिक्र किया है। सनाउल्लाह मस्ती खेल। अच्छा, इससे पहले 17 मई को तारिक बशीर चीमा साहब ने भी जरताज गुल के हवाले से नेगेटिव बात की थी, सॉरी भी कर लिया था। अच्छा, सॉरी भी किया और वो सस्पेंड भी हो गए, मुअत्तल भी हुए, और उन्होंने ऐवान में आके माफी भी मांगी। लेकिन इससे पहले भी ये सिलसिला होता रहा है और माफी मांगनी पड़। तो आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने भी
नाजेबा अल्फाज हम नहीं सुनवा सकते, वो नहीं सुनवा सकते, हम नहीं सुनवा सकते, नहीं सुनवा सकते, वो नाजेबा अल्फाज हैं और एडिटोरियल पॉलिसी में नहीं आते, तो उनको वो लिखे भी नहीं जा सकते, बोले भी नहीं जा सकते, सुनवाए भी नहीं जा सकते। ठीक है, इतना ही हमारे नाज़रीन के समझने के लिए और वो ख्वाजा आसिफ साहब पे अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दिन पहले ये पॉइंट स्कोरिंग की कि आप अपने आप को, बाजवा साहब को अपना वालिद कहते थे, आज उनको गालियां निकालते हैं। तो एक दौर था, एक दौर में ये शहरियार अफरीदी साहब भी उन्हें वालिद कहते थे ना, बाजवा साहब को कौम के बाप की जगह है। तो उसका जवाब आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने देना था, लेकिन गाली और नाजेबा अल्फाज से। देखिए सियासत का हुस्न ये है कि आपने एक पार्लिमानी दायरे में अच्छी गुफ्तगू से जवाब देना है, आपने गालम गलोच और गंदी गुफ्तगू से जवाब नहीं देना। ये हमें तहरीक इंसाफ से गिला रहा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में गालम गलोच के कल्चर को वो दोबारा लेके आए हैं और परवान चढ़ाया है। इसमें सोशल मीडिया की ट्रोलिंग भी है, इसमें सोशल मीडिया पे भी, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को पार्लियामेंट में खड़े होकर ऊपर अल्लाह मियां के नाम है, नीचे आप इस तरह की बात करें, आपने ख्वाजा आसिफ साहब पे अपना पॉइंट स्कोर करना है, आप ज़रूर करें। आप उन्हें कहें जी कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट के मदद से आए हैं, आप भी खिलाफ बयानात भी देते रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आप भी गेट नंबर 4 से आप कई वीडियोस हैं जो कि वायरल हो रही हैं और खुल कर सामने आ रही हैं कि पाक फौज किस तरह से नाकाम रही का जो ये हमारे एमएनएस की ट्रेनिंग करनी चाहिए पार्लियामेंट की। वैसे दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में ये शिकायत है, पाकिस्तान नहीं अकेला। सिर्फ इतना देख ले इलेक्शन कमीशन की डिग्री असली है या जाली है? नहीं, अब तो डिग्री, अब तो बगैर डिग्री के भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, अब डिग्री कोई शर्त नहीं रही। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि डिग्री आप इंपॉर्टेंट कर दें, इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो डिग्री वाली शर्त खत्म हो गई है। लेकिन बहरहाल वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो मंडे को लगा हुआ है। आज उसमें एक बड़ी अजीब बात इलेक्शन कमीशन ने भेजी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जी, उसके आइन में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। हाँ जी, अच्छा, ये पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के जो जमहूरी रवायात की भी खिलाफ वर्जी है। ये एक सियासी जमात में से ढूंढ के नुक्ते निकाले जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मुस्लिम लीग के अंदर भी गैर मुस्लिम लोग जो है मेंबर हो सकते थे कायदे आज़म के दौर में भी। तो अगर एक जमात ने अपना आइन ही ये बना दिया है कि गैर मुस्लिम हमारे मेंबर नहीं हो सकते, फिर वो गैर मुस्लिमों की नशिस्तें भी मांग रही है। जब आपका मेंबर ही नहीं है कोई गैर मुस्लिम, तो आप गैर मुस्लिम तो उनको देनी पड़ेंगी हमें अब सीटें गैर मुस्लिम को, तो ही उनकी आगे यहाँ पर श्योरिटी, पर वो उन्होंने लिस्ट ही नहीं दी हुई, कोई मेंबर ही नहीं है उनका, तो किसको दे देंगे? नेशनल एक्शन प्लान नामालूम लोगों को दे देंगे। कमेटी का भी कोई फायदा नहीं है ना मतलब? नहीं, मेरे ख्याल में ये नशिस्तें उनको नहीं मिल सकेंगी। आज इलेक्शन कमीशन ने जो नकात उठाए हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट, मुझे लगता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस, गैर मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोमिनेंट करना अभी सबसे बड़ा मसला हो चुका है। उन्होंने तो अपने पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये जवाब देना कि उन्होंने अपने आइन में ये क्या लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम हमारा मेंबर नहीं हो सकता मजहब, वो मजहब की बुनियाद पर, और ये कोई सियासी जमात ऐसा आइन बना सकती है अपना, और इस बुनियाद पर वो बतौर एक सियासी जमात कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? ठीक है ना, जो पाकिस्तान के आइन में इस बात की ममानियत है। मेरे ख्याल में काफ़ी एक नुक्ता जो है वो उनके खिलाफ मजीद आया है जिसका उन्होंने जवाब देना है। अब तो पीर को सामने सूरत हाल खुलकर सामने आएगी, जो पीर को समात जो इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की फैसला थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई, मंगल को फैसला आ जाएगा यहाँ। और अब देखना यही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे लगता है ऊंट कोई सही करवट नहीं बैठ रहा। आपको असल मसला 2/3 का है, असल मसला हुकूमत के लिए 2/3 का है। देखिए 2/3 का है, सादा अक्सरियत का है, जो भी मसला मखसूस नशिस्तों का है, एक्सटेंशन मसला अदालती रिफॉर्म्स का है, मसला जुडिशल रिफॉर्म्स का भी है, मसला चीफ जस्टिस के टेन्योर का भी है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो हम किस महाज पर लड़ाई लड़ें? लेकिन हम उम्मीद कर नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो मंजरनामा काफ़ी क्लियर होगा, पीपल्स पार्टी भी वोट दे चोरी होगी और ये मखसूस नशिस्तों वाला भी फैसला हो गया होगा। फिर हम क्या बात करेंगे? सियासत तो बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। वो तो फिर फैसल ऑर्डर साहब की स्टेटमेंट से साफ जाहिर है ना, डंके की चोट पर जब काम कराना होता है तो फिर डंके की चोट पर कराना होता है। खैर ब्रेक मुझे लेना है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। कल भी एहतजाज था, आज भी एहतजाज अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक किया और इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी जो बायकॉट किया था बजट के हवाले से, उसे भी ख़त्म कर दिया है। मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफ़ा 144 पंजाब में फिर से, और फिर भी पंजाब हुकूमत ये कहे अगर कि ये तो निकलते नहीं है
तो फिर तो नाइंसाफी है ना। कितने लोग निकले? जितने भी निकले, एहतजाज तो हक है ना हर शहरी का। कितने देखिए ना, एक तरफ दावा है, एक तरफ दावा है कि मकबूल तरीन जमात है, एक तरफ दावा है कि 15, 20, 25, 50, 100 लोग निकले। उन पे भी मुकदमे दर्ज कर लिए शेख वकास समेत कारकुनान के खिलाफ, बस कर देना। अगर 10,000 लोग निकल आते फिर कोई मुकदमा ना दर्ज होता। आप एहतजाज की मंतक समझें, जब बंदे 50-100 हों तो पर्चे दर्ज हो जाते हैं। और अगर आज लाहौर में 20,000 लोग सुबह इमरान खान से एहतजाज के लिए निकल आए माल रोड पे, तो कोई FIR दर्ज होगी? नहीं होगी। अगर पिंडी में 20,000 लोग निकल आए, अडियाला के बाहर पहुंच जाएं, कोई FIR दर्ज नहीं होगी। गाड़ियों से घसीट के ले जाते हैं, FIR दर्ज करा देते हैं। 25, 30, 50 को तो घसीटा जा सकता है, 20,000 को नहीं घसीटा जा सकता। अब टेरर ही इतना आप मेरी बात समझिए, जो अवाम की ताकत है ना, अवामी एहतजाज के लिए अवाम की ताकत होना जरूरी है। वो देख नहीं लिया 8 फरवरी के दिन है, वो देख नहीं लिया 8 नहीं, मैं एहतजाज की बात कर रहा हूँ। अवामी एहतजाज के लिए देखें, अवामी एहतजाज के लिए अगर आप कोई एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं, मुज़ाहमत करना चाहते हैं और अवाम की ताकत से करना चाहते हैं, तो अवाम का उसमें मौजूद होना ज़रूरी है। आप ये जो सियासी कारकुनों से आप मुज़ाहमत करते हैं ना, वो कोई मुज़ाहमत नहीं। मतलब 50, मैंने देखा खानेवाल में 12 लोग, वहाँ 50 लोग, वहाँ 10 लोग, वहाँ 70 लोग, ये कोई एहतजाज नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, ये नाकाम एहतजाज थे। अभी आप एहतजाज की कॉल देते हैं तहरीक इंसाफ वाले, उससे पहले एहतजाज 144 का मोहताज नहीं होता। नहीं तो क्यों लगाते हैं 144? आप देखें, गवर्नमेंट ने हमेशा एहतजाज को रोका है और एहतजाजी तहरीक हुकूमत की इजाजत से नहीं चलती। तहरीक इंसाफ ने नहीं रोका? नहीं, तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ एहतजाज, जहां दिल किया अपोजिशन ने एहतजाज किया था। नहीं, वो भी रोकते। आप मेरी बात सुनिए, एहतजाजी तहरीक, जो एहतजाजी तहरीक हुकूमत की इजाजत की मोहताज हो, वो एहतजाजी तहरीक नहीं होती, वो फिक्स मैच होता है। एहतजाजी तहरीक जो है वो हुकूमत की दफ़ा 144 की मोहताज नहीं होती, वो आवाम के समुंदर की मोहताज होती है। अच्छा, फैसलाबाद में भी जलसा था, एहतजाज था, थोड़े लोग थे? नहीं, बहुत थे, और वहां पर कोई पकड़ धकड़ उन्होंने जो नहीं, मुजाहिरीन थे होने नहीं दी। कहीं ऐसा बड़ा इज्तिमा नहीं देखने में आया जिसको कहा जा सके काबिल जिक्र। कहीं ऐसा कोई इज्तिमा देखने में नहीं आया जहां कहा जाए कि शहर निकल आया, लोगों ने। KP में भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान और यसद कैसर जो एहतजाज कर रहे थे, ये भी 500-700 बंदों के साथ ही एहतजाज कर रहे थे KP में। मुझे KP में भी कहीं 5-10 हज़ार आदमी नहीं नजर आया, जहां उनकी अपनी हुकूमत थी, जहां कोई 144 नहीं थी, जहां पुलिस आपको सिक्योरिटी दे रही थी, आओ भाई निकलो एहतजाज करो, वहां भी कोई मुझे आवाम का समुंदर जम्मे गफीर नहीं नजर आया। देखें, ये बात PTI को समझनी पड़ेगी कि एक एहतजाज आपने 2014 में एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से किए हैं, तो अब नहीं है ना, आवाम थी या नहीं थी मैटर नहीं कर रहा था, तो अब आशीर्वाद नहीं है। अब आशीर्वाद नहीं है तो लोग तो होने चाहिए। कैसे? अवाम निकलेंगे ना। अवाम जब निकलते हैं तो आप पकड़ लेते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जेलें भर देते हैं, उनके साथ जो हो रहा है, फैमिली ड्रामा में है। हर शहर में 10,000 लोग निकलेंगे, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 100, 200, 2,000 को गिरफ्तार किया जा सकता है, 500 को गिरफ्तार किया जा सकता है, 10-20 हज़ार को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। डिफेंड नहीं कर सकते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कल को एहतजाज करेंगी। देखिए, उनके एहतजाज पर 9 मई का सवाल है, 9 मई का सवाल है उनके एहतजाज। देखिए ना, आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे जाकर एहतजाज किया है कि इमरान खान को रिहा करो। पाकिस्तान के किस कानून और आइन में इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान को रिहा करने का इख्तियार है? मुझे समझा दें। मुझे निशान छीनने का भी इलेक्शन कमीशन के पास। देखिए, आप गलत सवाल ना करें। आप देखिए, मैंने आपसे भी इलेक्शन कमीशन के रिहा करने का इख्तियार है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। फिर देखिए ना, लेकिन अदालतों के पास है। क्या उनके पास इंसाफ का मैं आपसे कोई सवाल करूं, आप उसका जवाब कोई और दें, हम कोई सियासत तो नहीं आपस में खेल रहे। नहीं, तो फिर हमें एक जर्नलिस्टिक शो करना चाहिए ना। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान को रिहा करने का इख्तियार है? नहीं है। तो फिर वहाँ एहतजाज करने की क्या जरूरत है? अदलिया के पास है। अदलिया जाए ना, अदलिया के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास है। नहीं, फिर मेरा मतलब फिर अदालतों के बाहर एहतजाज करें, इलेक्शन कमीशन के बाहर क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए ना। फिर इलेक्शन कमीशन, मेरा मतलब आप मेरी बात समझिए। मैं यही कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को अपनी, अगर वो इदारों को निशाना बनाएंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन को के बाहर एहतजाज करने की क्या जरूरत है? मतलब इलेक्शन कमीशन से इमरान खान रिहा हो जाना।
अडयाला जेल के बाहर ना करें एहतजाज, इलेक्शन कमीशन के बाहर ना करें, पंजाब में ना करें, इस्लामाबाद में ना करें, पिंडी में ना करें। नहीं, उनको रवात में जलसा करने की इजाजत दी, क्यों नहीं किया? इजाजत दी ना रवात में जलसा करने की, क्यों भाग गए? शुड आई कमेंट? नहीं शुड आई स्टे क्वाइट? नहीं, अगर लोग आने को तैयार हैं तो लोग रवात आ जाते, जलसा करते हैं। पहले ही बंद कर देते अडयाला जेल के पंखे। रवात में तो बकायदा इजाजत थी जलसा करने की और तहरीक इंसाफ भाग गई। तो दे दें पिंडी में इजाजत, इस्लामाबाद में दे दें। इस्लामाबाद में तो ब्लू, वो दिन गए जब आपको रेड जोन में, ब्लू जोन में इजाजत मिलती थी, जब आप डी चौक में पहुंच जाते थे। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। आप मेरी बात समझे? जी जी। वो दिन गए जब आप पुलिस को मार के एसपी को और आप आगे निकल जाते थे। अब वो दिन नहीं है। अब आपको जिस जगह एहतजाज की इजाजत मिल रही है आपने वहीं करनी है। अब आप असेंबली के बाहर डी चौक पे कंटेनर नहीं लगा सकते, वो इजाजत नहीं देंगे। लगाने को तो लगा सकते हैं। तब भी इजाजत नहीं थी। इजाजत नहीं, नहीं, तब भी इजाजत नहीं थी। तब सहूलतकारी थी, इजाजत तब भी नहीं थी। तब एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी थी जो आज हासिल नहीं है। वो आपने एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के कंटेनर लगाया हुआ था, ताकत आप में तब भी नहीं थी। अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधे ना होते तो वो कंटेनर एक दिन में उठा के बाहर फेंक दिया जाता। जैसे आज एक दिन 1 मिनट नहीं लगता आपको उठा के बाहर फेंकने में। इतनी ही ताकत आपकी तब भी थी। आपको टाइकून नहीं थे उस वक्त भी, लोग तब भी आपके साथ नहीं थे, लोग आज भी आपके साथ नहीं हैं, लोग 9 मई को भी आपके साथ नहीं थे। मेरी बात समझें। तो 8 फरवरी को कोई और आ गया था वोट डालने। सर, वोट देना और बात है, एहतजाज करना और बात है। आप फिर बात नहीं समझे। लोग आपके लिए मरने को तैयार नहीं है, लोग आपके लिए सड़कों पे निकलने को तैयार नहीं है। ये बात आप समझें। वो पहले ही मरे। तो इसलिए ये बात समझें। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो जुमे और हफ्ते के एहतजाज हैं दोनों नाकाम, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये दोनों नाकाम हो गए क्योंकि किसी एक शहर में, अगर केपी के किसी एक शहर में भी कोई बहुत बड़ा जलसा हो जाता, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड जलसा हो गया इमरान खान की रिहाई के लिए, पेशावर में हो जाता, सवात में हो जाता, मर्दान में हो जाता, जहाँ से वो जीते हैं वहाँ हो जाता, तो हम कहते हैं कि जी बड़ा केपी में तो बड़ा। मैं ये मुसलसल कह रहा हूँ कि केपी में भी लोग नहीं निकल रहे आपके लिए। मैंने फुटेजेस देखी हैं अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी सब की, नहीं लोग निकल रहे। मैंने जरताज गुल की भी फुटेज देखी है, 200 लोग नहीं है उसके साथ। तो इसलिए ये लोगों, अब जो पहली बात, एहतजाज हुकूमत की इजाज़त का मोहताज नहीं होता। ये अपनी ताकत पर चलता है, ये अवामी ताकत पर चलता है। आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ खुद सीरियस नहीं है, रिहा करो। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की हिमायत उनके एहतजाज को हासिल नहीं है। तो फिर रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी? तो फिर कैसे रिहाई मुमकिन नहीं निकल पाएगा? एहतजाज से नहीं निकलेगी, अदालत के फैसले से रिहाई हो जाए। मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई 10वीं कोशिश की है पीटीआई ने। सवाल ये है कि वो उनकी 10वीं कोशिश नाकाम हुई है। आपको एक ट्विटर स्पेस भी याद है जिसमें अलीमा खान बार बार गंडापुर को कह रही थी कि आप निकलें अडयाला जेल की तरफ, और वो कह रहे थे कि अब निकले तो कफन पहन के निकलना पड़ेगा, वापस नहीं आ सकते, लिहाजा मैं नहीं निकलूंगा। देखे ना, वो सीएम, उन्हें पता था कि अब इस्लामाबाद चढ़ाई नहीं हो सकती। पिछली दफ़ा भी जब आपने चढ़ाई की तो उमरताब बंदियाल साहब आपको इजाज़त दे रहे थे, तो गवर्नमेंट नहीं तो गवर्नमेंट अटक का पुल नहीं पार करने दे रही थी आपको। तो इसलिए ये बात समझें कि पीटीआई को चूंकि अब एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी हासिल नहीं, लिहाजा कंटेनर नहीं लग सकते, इजाज़त नहीं मिल सकती, और अवामी पजीराई उस सतह की हासिल नहीं है कि एहतजाजी तहरीक चल सके। लोग एक कॉल पर हज़ारों लाखों लोग किसी शहर में नहीं निकल रहे। देखें, अगर लोग वोट देने के लिए बगैर निशान के आ सकते हैं ना, तो एहतजाज के लिए भी आ सकते हैं। वो तो पुरअमन इलेक्शन थे। तो फिर आप समझें, लोग पुरअमन के साथ, के सतक थे, ये तो हम भी जानते हैं, भाई सहाफी तहरीक के साथ हैं, एहतजाजी तहरीक के साथ नहीं। लेकिन ये मेक श्योर किया था उस वक्त फौज ने भी, इदारों ने भी, कि वोट डालने आए लोगों को रोका नहीं जाएगा। तो अब क्यों रोका जा रहा है एहतजाज के लिए? एहतजाज, मैंने आपको कहा, कोई हुकूमत एहतजाज जो है ना प्लेट में रख के नहीं देती। एहतजाज की कॉल के दौरान उससे पहले ही रातों रात घरों पर छापे मारे गए, लोगों को घरों से उठाया गया। 8-10 कारकुनों के कोई एमएनए। सर, आप मेरी बात सुने, आप फिर बात नहीं करी। अगर लाहौर में 50,000 लोग माल रोड पे आ जाएं तो 50,000 लोग गिरफ्तार हो सकते हैं।
असलम इकबाल अभी तक नहीं बाहर आ पा रहे, क्या खतरे हैं? नहीं, असलम इकबाल साहब आ जाएंगे, गिरफ्तारी दे दें, किसने रोका है उन्हें? वो जमानत लेते हैं, बार बार पेशावर हाईकोर्ट से, गिरफ्तारी से डरते हैं। देखें, कल को ये ताने देते थे नून लीग वालों को कि आए गिरफ्तारी दें, आए गिरफ्तारी दें। आज अपनी बारी आ गई है तो असलम इकबाल महादजर आए गिरफ्तारी दें। गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं? उन्हें पता है वो गिरफ्तारी के सीएम हाउस जो केपी के में बैठे हुए हैं, मफरूर इश्तियारी, वो जगह है मफरूर और इश्तियारियों के बैठने की। आप बात समझे ना सीएम को उनको रखना चाहिए। केसेस उन पर बेबुनियाद बनाए गए। मैं कहता हूँ जी झूठे केसेस हैं, ये सारे नून लीग पर झूठे केसेस साबित हो गए। आज पीटीआई खुद कह रही है राना सनाउल्लाह वाले केस पर कि हमने नहीं बनाया, फलां केस हमने नहीं बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया। झूठे केसेस थे ना, अगले 2-2 साल अंदर रहे हैं। अब तो नून लीग के खुद लोग खुलकर अपनी गवाही दे रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कहां लेकर जाया गया सियासत को। तो ये भी झूठा केस होना ये नहीं है कि आप गिरफ्तारी से बच गए। आए अदालत के सामने सरेंडर करें, कानून के सामने जमानत ले लें। जमानतें सिर्फ पेशावर हाईकोर्ट से नहीं लेनी, आके यहाँ से भी लेनी है। नहीं मिलनी ना, वो तो उन्हें पता है कि जो सहूलतकारी वहाँ मौजूद है, फिर यहाँ नहीं मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि जो एहतजाज हुआ है वो उसको अब पीटीआई को असेस करनी चाहिए अपनी पॉलिटिकल पोजीशन। अच्छा। कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिन ब दिन कमजोर हो रहा है एहतजाज। 8 फरवरी के बाद मुसलसल नीचे आ रहा है। अब उनकी एहतजाजी कॉल्स एक मजाक बन गई हैं, कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता और उनके साथ कोई बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है। 8-10 कारकुन रह गए हैं जिन्हें पुलिस पकड़ लेती है, वो भी उनकी 2 दिन बाद जमानत हो जाती है। आप मेरी बात समझें, अदालत उन्हें अगले दिन रिहा कर देती है, वो भी शहीदों में नाम लिखा लेते हैं, घर में मौजूद होते हैं। आज कुछ लोगों को 15 दिन के लिए अडयाला में उसके तहत एमपीओ के तहत भी बंद किया गया पिंडी में, तो वो भी परसों बाहर आ जाएंगे मंगल को। अदालत वो एमपीओ कसूर क्या था? देखें, कसूर ये है कि एहतजाज करने के लिए निकले। कसूर ये है कि 6 लोग थे, 6 लोग तो पकड़े जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 20,000 होंगे तो नहीं पकड़े। चलें, हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फिलहाल बायकॉट तो उन्होंने खत्म कर दिया कि जी हम तो बायकॉट नहीं करते। कहा था पीर मंगल तक तय हो जाएगा, मैंने तो कहा था, लेकिन आज बायकॉट खत्म किया है, कल तय हो जाएगी। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्या पीपल्स पार्टी पे? नहीं, किसी वो भी आपने फैसल वाडा साहब का बयान नहीं सुना? डंके की चोट पर बजट पास कराएंगे, डंके की चोट पर। फैसल वाडा साहब तो और भी बड़ा कुछ कहते थे जो जो आजाद उम्मीदवार हैं इलेक्शन के बाद आ जाएंगे जी नून लीग में, आधे पीपल्स पार्टी में, आईपीओ इसमें पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, वहां आए हुए हैं। फैसल वाडा साहब तो काफी बातें हवा में भी करते हैं, इसलिए सीरियस नहीं लेना चाहिए। आने वाले प्रोग्राम में दावत देंगे उनको, डंके की चोट पर कह लेंगे वो पास हो जाएगा। वो तो उन्हें पता था। आज पीपल्स पार्टी ने बजट तकारीर भी करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब है चीजें काफी हद तक तय हो गई हैं पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट की, तभी उन्होंने बॉयकॉट खत्म किया। कल बिलावल की तकरीर में भी था कि शहबाज शरीफ की नीयत बहुत साफ है और ये है वो एक तारीफी तकरीर। मेरी बात ये एक फेज आता है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा फेज भी आता है जिसमें लफ्जी गोलाबारी हो रही होती है दोनों तरफ से। इस वक्त तो जो फेज है वो अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि पीपल्स पार्टी का बायकॉट भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर है। अच्छी तो है, लेकिन कब तक? चले बजट तो पास हो जाएगा ना। हाँ। फिर आगे ये तो रोज जीना है, रोज मरना है। इक्तदार के जो दिन होते हैं ना, वो रोज जीना और रोज मरने के दिन होते हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है। वो तो इमरान खान के लिए भी आसान नहीं था ना, वो तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलहाल बजट थ्रू होता नजर आ रहा है और वो बाइकआउट खत्म होने से और एहतजाज नाकाम होता नजर आ रहा है। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब ये है कि सूरत हाल नाजरीन, बजट हमारे सामने है, लेकिन जाहिर ऑपोजिशन उस पर कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, ये एमक्यूएम एक टीजर छोड़ती है। हाँ। और उसके बाद बड़ी आसानी मुस्तफा कमाल साहब भी हमने देखे। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वही ना, उससे पहले भी उनके बयान हमारे सामने कैसे बात करते हैं। मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि अब ये आइन में पढ़ लें कि अगर मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो क्या क्या हो जाता है। ये है, we should not take him serious, नहीं, मतलब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी मुल्क में लग जाए तो फिर क्या क्या हो जाता है, ये आइन पढ़ लें जो एमक्यूएम बात कर रही है, उसमें काफी कुछ हो जाता है, नजर आ जाएगा उनको। ठीक हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बात करेंगे इस टाइम शेख रशीद के हवाले से और जुल्फी बुखारी की भी गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी जारी है जी। शेख रशीद जिनके ईद के दिनों में 24 एक के बाद एक इंटरव्यूज़ ऐसे आए जिसमें उन्होंने खुलकर इंकशाफ किए। पहले तो वो खामोश थे, लेकिन अब क्यों बोले, इसके पीछे भी बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा बात हम साथ ही साथ परवेज़ इलाही की भी करेंगे कि आखिर वो क्यों सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, खामोश हैं, कहाँ है, गायब है, क्यों, क्या है इसकी वजूहात, क्या इस पर बात। इसके अलावा बात होगी जी, पंजाब हुकूमत एक नया स्कैंडल पीटीआई के खिलाफ सामने ले आई है। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो यही बात, शेख रशीद साहब पार्टी में होने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली ये इमरान खान की खुशनुदी के लिए उनके 22 इंटरव्यू चले हैं। जुल्फी बुखारी ने क्लियर कर दिया। 22 इंटरव्यूज में वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे जी कि वो तो इमरान खान के बहुत हामी हैं और उन्होंने इमरान खान के लिए बहुत कुर्बानी दी है और वो तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल रहे हैं। उनको जो कुछ फौज ने कहा उन्होंने वो नहीं बोला। वो लंबा चिल्ला काटा उनको दिया गया, वो नहीं पड़ा और उसके बावजूद उनके साथ दोस्ती पूरी नहीं की गई और वो अपने आप को तहरीक इंसाफ का हामी शो कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ गुफ्तगू जुल्फी बुखारी के ख़िलाफ़ भी इन इंटरव्यूज़ में जगह जगह पे की, घड़ियों की फ़रोख्त के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, 9 मई के हवाले से कि जुल्फी बुखारी वगैरह ने कराया है। अब अगर मैच है तहरीक इंसाफ में शेख रशीद और जुल्फी बुखारी का, तो आ गया उनका भी तो बयान। मुझे लगता है कि फिर तो जुल्फी बुखारी जीत जाएंगे, फिर शेख रशीद साहब की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है। सुनवा दें पहले जुल्फी बुखारी। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने 22 इंटरव्यूज के जवाब में, जो 22 इंटरव्यूज में उनके खिलाफ गोराबारी की शेख रशीद ने, उसका जवाब दिया। लोगों ने उनके 22 इंटरव्यूज तो सुन ही लिए होंगे किसी चैनल पे, किसी का कोई कहीं ना कहीं चल रहे, उनके क्लिप्स भी चले। तो शेख साहब के क्लिप क्या चलाने, लेकिन जुल्फी बुखारी का पॉइंट ऑफ व्यू चला दे। जुल्फी बुखारी क्या कह रहे हैं जी, आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शेख रशीद साहब ने तनकीद की थी खान साहब पे और वो जायज़ भी नहीं थी। पिछले 5 साल में पूरे पाकिस्तान ने उनको कितनी इज्जत दी है, शोहरत दी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब की बदौलत है। खान साहब के बगैर उनको अभी एहसास हो गया होगा कि पिंडी से वो काउंसलर भी नहीं बन सकते खान साहब के सपोर्ट और पीटीआई के सपोर्ट के बगैर, और वो अब सबके सामने वाज़ेह हो चुका है। जहाँ तक आपने जो पूछा कि मुझे अटैक करने वाली बात, उनको मुझे अटैक करने से कहाँ से ये इशारे आ रहे हैं वो तो मुझे भी पता है और उनको भी पता है। और जो लोग पूरी ज़िंदगी 2-3 कश्तियों में सवार हुए हैं, वो उनके साथ आखिर में यही होता है और वो एक्सपोज हो जाते हैं सबके सामने, और इमरान खान के सामने भी और बाकियों के सामने भी। तो लिहाजा उनको मेरा अटैक करने से मुझे भी पता है कि किस पिंडी से वो इशारे आ रहे हैं, कहाँ से इशारे आ रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने क्लियर कर दिया है। आप भी बता दें, इस पर रोशनी डालें मजीद, कहाँ से इशारे आ रहे हैं। जुल्फी का तो ख्याल है ना कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है जुल्फी बुखारी को अटैक करने के लिए, और वो तरीके जो ईद पर इंटरव्यूज़ दिए हैं शेख साहब ने, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की एक स्क्रिप्ट है जो उनके पास है, जिनमें जुल्फी बुखारी को और 9 मई के मुल्ज़मान को। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बहुत ब्लंट बोले हैं शेख रशीद अपने 24 इंटरव्यूज में। 22 मामूली आप 2 बढ़ाती जा रही हैं। मैं वीलॉग भी है ना, मैं ऐड कर रही हूं सारे। अच्छा, वीलॉग्स भी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत संगीन किस्म के इल्जामात हैं जो कि उनकी जानिब से। देखिए, अगर तो उन्होंने तहरीक इंसाफ में जगह बनाने के लिए ये इंटरव्यूज दिए तो वो नहीं बनी। आप मेरी बात समझे। जैसे उनका चिल्ला, देखें, जैसे उनका चिल्ला जाया हो गया, जैसे उनका दिया हुआ इंटरव्यू जाया हो गया। देखिए, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया चिल्ले की रिहाई के लिए और सही नहीं दिया। अब उस इंटरव्यू के नतीजे में उनका टिकट तो चला गया। पीटीआई इन्होंने टिकट इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, और जिनके लिए इंटरव्यू दिया वो भी नाराज हो गए कि सही नहीं दिया। दोनों जगह से, आप मेरी बात सुनिए ना, शेख साहब के लिए मैं कहना नहीं चाहता, दोनों घरों से प्यासे रह गए हैं। आप मेरी बात सुनिए, दोनों घरों से प्यासे रह गए कि ना एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर सके ना पीटीआई को खुश कर सके। लिहाजा उनके जो इंटरव्यू था उसने उनका टिकट तो कटा दिया, और लेकिन जिनके लिए दिया उनकी हिमायत भी ना मिल सकी। उन्होंने भी इलेक्शन में जेल में रख लिया। उन्होंने कहा चल तू। अब उन्होंने दोबारा री एंट्री के लिए आपके बकौल 24 इंटरव्यू दिए, वो भी गलत हो गया। तो शेख साहब के सितारे सियासी तौर पे ना सही नहीं, वो कह रहे थे सियासत जो है ना वो टाइमिंग है। उन्हीं के नहीं, ये बाकी लोगों के लिए भी नसीहत है, और ये कह रहे हैं जुल्फी बुखारी के जो लोग कई कश्तियों में सवार होते हैं उनका फ्यूचर यही होता है।
अब पता नहीं वो खुद भी लंदन बैठे हैं, वो किस कश्ती के सवार हैं, मेरा मतलब तो नहीं छोड़ी तरीके इंसाफ। आप मेरी बात समझे ना, तो आ जाए पाकिस्तान में तरीके इंसाफ की लड़ाई लड़ लें। में निकाह के केस के हवाले से भी बेटियों को फोन करते रहे हैं वो बुशरा बीबी के उन्होंने तो अपना पता है उनकी तो जितनी है वफादारी वो तो निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में आ जाए ना, फेस तो यहाँ करना है, लंदन में तो फेस नहीं करना है, फेस द म्यूजिक है जो नहीं फेस कर सकता म्यूजिक बाहर बैठ के उसकी कोई, ये वही बात है जो इमरान खान ने उसके लिए कही है, शेर अफजल मरवत के लिए, कि वो लंदन की ठंडी फिजाओं में इंजॉय कर रहा है। तो जुल्फी बुखारी भी लंदन की ठंडी फिजाओं में इंजॉय कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? एक का लंदन रहना जायज है, एक का लंदन रहना जायज नहीं। शहबाज गिल भी हैं, शहजाद अकबर भी हैं, फिर तो ये तो लंबी हो जाती है ना लिस्ट। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि शेख साहब के जो 22-24 इंटरव्यू थे वो जाया हो गए। अगर वो देखें बहुत ही ज्यादा थे और वाकई सोचने की बात है, और तलब बात है कि पहले वो किसी सहाफी के सवाल का जवाब देने से कासिर थे और अब अचानक से इतने उन्होंने जो अपनी वापस जगह बनाने की कोशिश की वो सारी खत्म हो गई। मेरे ख्याल में उनको दोबारा रेड फ्लैग पीटीआई से दिखा दिया गया है, और बाकी अगलों ने कहा आप काउंसलर भी नहीं बन सकते, तो मेरे ख्याल में शेख साहब की इतने सालों की सियासत के बाद अगर वो काउंसलर भी नहीं बन सकते पीटीआई की मदद के बगैर, तो उन्होंने क्या सियासत की है? फिर तो कोई सियासत नहीं की ना, तो फिर मतलब ऐसी से वो कोई कामयाब सियासतदान तो ना हुए जो आज भी किसी की टिकट के मोहताज हैं ना, फिर पीटीआई के टिकट के मोहताज हैं, नून के टिकट के मोहताज हैं। वो कहते हैं मेरी सियासी जमातें, अपनी सियासी जमातें, तो जुल्फी साहब का ख्याल है वो काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। इस लिस्ट में तो अब खैर अब लंबी एक लिस्ट आती है कैटेगरी में, सब बहुत सारे लोग हैं, परवेज़ खट्टक, क्या तो जहांगीर तरीन, क्या तो मजीद भी नून लीग के और रहनुमा भी। खैर आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत फिलहाल जो एक नया स्कैंडल लेकर आई है तहरीक इंसाफ का, उस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से ख़ास तौर पर हमाद अजहर साहब को टारगेट किया है सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ख़ान ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि स्क्रैप बनाकर जो हमाद अजहर की मिल्स थी उसमें एसी बसों को बेच दिया गया औने पौने दामों, और कितना नुकसान किया गया है पंजाब हुकूमत का। जब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, उनके दौर की ये बसें थीं, और उसके बाद उन्होंने किया क्या जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। मेरे ख्याल से पहले सुनवाई देते हैं, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। जी, शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर के अंदर तकरीबन 27 रूटों पर खाली लाहौर के अंदर एसी बसें चलाईं। वो रूट्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ही, वसीम अकरम प्लस की हुकूमत आते साथ ही वो बसें गायब हो गई। उन बसों की समझ नहीं आती बसें गई कहाँ, बाद में पता चल स्क्रैप में बिकी। हमाद अजहर साहब की स्क्रैप मिलों के अंदर बिकी। सर आपने सुना कि औने पौने दामों इतने करोड़ों की बसें कहाँ गई? पहले तो यही हम सोच लें कि वाकई में इतनी बसें थी। अभी नहीं, बसें तो सरकार की मलकियत होंगी ना, प्राइवेट बसें तो थी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार की मलकियत एसी बसें थी, हाँ जी, स्पीडो बस जो मुख्तलिफ रूट्स में चलाई गई, 24 वो 27 रूट्स पर चलाई गई। हाँ, 27। वो उस्मान बुज़दार के दौर में औने पौने दामों हमाद अजहर की मिलों को स्क्रैप के तौर पर बेच दी गई, और उन्होंने उनको पिघला के लोहा बना लिया। ये इल्ज़ाम है टेक्निकली, और उनका मौक़िफ़ है कि वो जो स्क्रैप के तौर पे हमाद अजहर की मिलों को दी गई हैं ये बसें, उनमें कोई रूल्स फॉलो नहीं किए गए, और ये ओब्लाइजमेंट थी वो उसको हमाद अजहर की मिलों को कि उनको आपने सरकारी स्क्रैप मुहैया कर दिया ताकि वो महंगा लोहा बेच सकें। अब अगर हमाद अजहर साहब उस वक्त वफाकी वज़ीर थे और उनकी मिलों को ये बसें फ़रोख्त की गई हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि आप खुद ही हुकूमत में हैं, खुद ही ख़रीद लें। तो मेरे ख़्याल में ये तो जो इमरान खान साहब के असूल थे करप्शन फ्री पाकिस्तान, उसके तहत भी ये पूरा नहीं उतरता अगर हमाद अजहर ने ये बसें स्क्रैप में अपनी मिल के लिए ख़रीदी हैं। सबूत किसके पास है? देखिए ना, सबूत तो आज पंजाब हुकूमत ने कहा है। अब इस पे यहाँ तो पंजाब हुकूमत को केस दायर करना चाहिए। आप मेरी बात समझें, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं करनी चाहिए। हम इमरान खान साहब के दौर में भी देखते थे, वो शहजाद अकबर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, केस नहीं होता था। तो कुछ 250-300 प्रेस कॉन्फ्रेंसें उन्होंने कर दी, केस कोई नहीं था बीच में। तो ये भी एक सियासी जो है, लेकिन बहरहाल हमाद अजहर साहब को भी वजाहत करनी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट को लिस्ट फराम करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। ये ख़बर उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी आई थी, वो जो बिलाल अकबर साहब कह रहे हैं ना कि खबर उस वक्त भी मीडिया में आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस वक्त भी आई थी, लेकिन फिर वो खबर दबा दी गई और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है इस पर कि अगर हमाद साहब हुकूमत में वज़ीर थे तो उनको सरकारी बसें स्क्रैप में नहीं खरीदनी चाहिए थी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था,
उन्हें अपना कारोबार नहीं सर, जब वो खुद ही हुकूमत है और खुद ही हुकूमत के साथ कारोबार करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता है हमाद अजहर का भी कोई इस हवाले से मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। ठीक है ना, लेकिन आज जो पंजाब हुकूमत ने उन पर अगर वो मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है, हम उनके अपने अपने प्रोग्राम में उनका मौक़िफ़ ज़रूर चलाएंगे, तो बल्कि उन्हें उस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। लेकिन अगर सरकारी बसें गई हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई ठीक बात नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये करप्शन भी है, और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। और ये आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने मेरिट पे ख़रीदनी है, आपको ऐसी बिड में जाना ही नहीं चाहिए। जब आप खुद हुकूमत में हैं तो आपको खुद हुकूमत से माल नहीं ख़रीदना चाहिए। टेबल के दोनों तरफ आप नहीं बैठ सकते, हुकूमत में भी आप हैं, मिल भी आपकी है। इधर से आपने हुकूमत से दस्तखत किए, इधर से मिल से दस्तखत किए, तो आप ही दोनों तरफ हो गए ना। एक हमाद अजहर ने दूसरे हमाद अजहर को बसें बेच दी। तोशाखाना से मिलता जुलता केस नहीं है? नहीं, तोशाखाना में तो खुद को मतलब आप समझे तो ये तोशाखाना से ज़्यादा बुरा केस है। आप मेरी बात समझे, तोशाखाना में चलो वो घड़ियाँ उनको गिफ्ट मिली हुई थी, वो घड़ियाँ गिफ्ट मिली हुई थी। यहाँ तो मेरा मतलब है आपने सरकार की बसें जो है वो औने पौने दामों स्क्रैप में पिघला दी हैं अपनी भट्टी में, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी अब परवेज़ इलाही साहब की भी बात कर लेते हैं। हाँ, परवेज़ इलाही साहब को रिहा हुए बहुत दिन हो गए, हाँ, खामोश हैं, बड़ी सख्तियां उन्होंने कैदोबंद की सोबतें काटी हैं। लेकिन आप देखें उसके बाद उन्होंने पीटीआई के किसी कोर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई के लीडर्स ने उनसे मिलने की कोशिश की है, उन्होंने किसी को मिलने का वक्त नहीं दिया। मीडिया के लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की है, उन्होंने मीडिया के लोगों को मिलने का वक्त नहीं दिया। उनको और लोगों ने मिलने की कोशिश की है, वो किसी को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। उन्होंने कोई बयान नहीं जारी किया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं की रिहाई के बाद, जिससे उनकी रिहाई पर बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि किसी मुआहदे के तहत रिहाई है। हाँ, कि मेरा मतलब है मुआहदे में पहली शर्त यह है कि वो खामोश रहेंगे, और खामोशी पहली शर्त है रिहाई की, जो कि नज़र आ रहा है, जो कि नज़र आ रहा है। और मेरा मतलब है आप तहरीक इंसाफ के सदर हैं, आप बाहर आए हैं, आपको पार्टी के इजलासों में जाना चाहिए, आप पार्लियामेंट में जाते हैं, आप पार्लियामेंट सारे एमएनएस को मिलते हैं, लोग आपको मिलने आते हैं। मेला लग जाना था परवेज़ इलाही के घर, लेकिन कोई किसी को वेलकम नहीं है। उनकी फैमिली, लेकिन उनका स्टांस हमारे सामने है, वो कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब खान के साथ ही हैं। देखिए, खान के साथ हैं तो खामोश है ना। खान को खामोश परवेज़ इलाही तो नहीं चाहिए। हाँ, बेशक ये गौर तलब बात है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आप मेरी बात समझिए, खान ने खामोश परवेज़ इलाही का क्या करना है? हाँ, आप मेरी बात समझिए, खान को तो एक मुतहर्रिक परवेज़ इलाही चाहिए, जो पंजाब उनके इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंजाब है। पंजाब उनका डीएक्टिवेट है, उनका कोई असलम इकबाल भागे हुए हैं, हमाद अजहर भागे हुए हैं, कोई पंजाब में उनके पास लीडर नहीं है। तो अगर परवेज़ इलाही पंजाब में आकर बाहर निकलने को तैयार नहीं है तो वो दोबारा गिरफ्तारी नहीं चाहते, और वो खामोशी से उन्होंने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी की तो कुछ दोस्तों का ख्याल है कि आप समझ लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। खामोशी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खामोशी की ज़ुबान समझें। खामोशी भी एक ज़ुबान है। आप चौधरी परवेज़ इलाही की खामोशी की जो खामोश प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बयान उसको समझें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसका सिलसिला चल रहा है, कल मलकू की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि गाने की सूरत में थी वो भी हमने देख ली। आज हमने अब इस पर भी बात कर ली है, खामोश प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी गौर तलब बात है। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे सना कहवान को और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हाफ़िज़।